चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग 9th क्लास के बायोलॉजी को देख लेंगे और बायोलॉजी में 9th क्लास का हम बता रहे हैं कि 6 चैप्टर है आप लोगों का। 6 चैप्टर में सबसे पहला जो चैप्टर है कोशिका, दूसरा चैप्टर है उत्तक, तीसरा चैप्टर है जीवों में विविधता, चौथा चैप्टर है आप लोगों का उसमें मानव स्वास्थ्य एवं रोग। यहां तक हम लोगों ने समाप्त कर दिया। पांचवा चैप्टर है खाद्य संसाधन पौधे और छठा चैप्टर है खाद्य संसाधन पशु। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो खाद्य संसाधन पौधा ही पढ़ेंगे। उसका एक पार्ट हम लोगों ने बना दिया है ना। अब हम दूसरे पार्ट में हैं, तो दूसरे पार्ट में हम लोग आ गए हैं। तो हम लोग देखेंगे खाद्य संसाधन पौधे का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोगों ने खाद और उर्वरक पढ़ रहे थे, खाद पढ़ रहे थे, है ना। खाद जो प्राकृतिक पदार्थ है उसके बारे में पढ़ रहे थे। घरों से निकलने वाले कूड़े कचरे, जानवरों के मल मूत्र से, है ना, पेड़ों की पत्तियों से जो हम लोग खाद तैयार करते हैं जो खेतों के लिए बहुत उपजाऊ होता है, उसमें आप लोगों ने कंपोस्ट के बारे में पढ़ लिया था। खाद के जब प्रकार पढ़ रहे थे तो खाद के प्रकार में आप लोगों ने, है ना, हमने कहा था कि खाद 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है कंपोस्ट, जिसको हम लोगों ने पढ़ा दिया। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट, उसको आज पढ़ेंगे। और तीसरा जो है ना, हरी खाद। तीसरा क्या है? हरी खाद। तो इसके भी बारे में अध्ययन कर लेंगे। वर्मी कंपोस्ट, तो आप लोग जैसे जानते हैं कि वर्मी मीन्स क्या चीज? कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े के तौर पर किसको देखेंगे? तो हम केचुआ को ले लेंगे। तो वो केचुए के द्वारा जो हम लोगों का खाद की तैयारी होती है, क्योंकि केचुए किसान के मित्र हैं। क्यों? अगर जिस खेत में केचुआ है, मतलब आप जान लीजिए कि वहां ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा है। ह्यूमस बोले तो वे मिट्टी को कोड़ करके इतनी न भुरभुरी बना देते हैं, इतना न उपजाऊ बना देते हैं कि उसमें नमी, वायु, है ना, पानी या जो भी आप खाद का इस्तेमाल करते हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिट्टी के सभी जगहों पर मौजूद हो जाते हैं। इसलिए वो, है ना, हम लोगों को एक तरह से कहेंगे तो किसानों के मित्र की तरह काम करते हैं, है कि नहीं? और खेत को उपजाऊ बनाते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि जहां जहां भी जिस मिट्टी में केचुए पाए जाएंगे, अगर वहां पर कोई भी चीज लगा दीजिएगा ना, तो इतना फलेगा, इतना फल देगा उस पेड़ में से, उस पौधे में से, है ना, कि आप उसको मने शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना मने जरूरी चीज हो जाते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। किसके बारे में? दूसरा हम लिख देते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो खाद का प्रकार है उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में देख लेंगे क्या है। तो कंपोस्ट को केचुए की मदद से, किसकी मदद से? केचुए की मदद से तैयार किया जाता है। तो जिस खाद को, है ना, जिस खाद को केचुए की मदद से तैयार किया जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं। जैसे कंपोस्ट में हम लोग क्या देखे थे कि एक गड्ढा खान लिए, इस गड्ढे में हम लोगों ने क्या किया, इस गड्ढे में जितना भी कूड़ा कचरा है ना, राख छाई वगैरह है ना, या हम लोग कहते हैं कि जानवरों का मल मूत्र वगैरह ही सब जो भी है, जिसको हम लोग गोबर वगैरह ही सब कहते हैं, वो सब चीज को, या पेड़ों की सड़ी गली पत्तियों को हम लोग एक जगह गड्ढे में एकत्रित करते हैं। 6 महीने तक उसको अगर उसमें छोड़ देंगे, है ना, तो उसको जो आप फिर 6 महीने के बाद जब उसका इस्तेमाल कीजिएगा तो वह एक तरह से नेचुरल जो है ना, खाद की तरह वो आपको दिखाई देगा, जिसको हम लोग कंपोस्ट कहते हैं। और उसी में अगर आप लोग केचुए को डाल दीजिएगा, केचुआ वगैरह को डाल दीजिएगा, तो वह हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट। तो हम लोग इसी चीज को लिखेंगे कि जब कंपोस्ट को, है ना, जब कंपोस्ट को, देखिएगा ध्यान से, जब कंपोस्ट को, है ना, केचुए की मदद से तैयार किया जाता है, लिखते जाइएगा, केचुए की मदद से तैयार किया जाता है, मदद से तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है ना, केचुए की मदद से तैयार किया जाता है। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? जब मदद तैयार किया जाता है ना, तो उसे, है ना, तो उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलते जाइएगा, है ना। इसमें केचुए द्वारा पौधे तथा जानवरों के, इसमें केचुए द्वारा
पौधे पौधे तथा, चलिए नहीं रहा है, पौधे तथा जानवरों के, है ना, पौधे तथा जानवरों के, है ना, अपशिष्ट पदार्थों के, अपशिष्ट पदार्थों के, अपशिष्ट पदार्थों के, है ना, अपशिष्ट पदार्थों के शरीर को, है ना, हम लोग क्या करते हैं, निरस्तीकरण प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, माने निरस्तीकरण प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, है ना, अपशिष्ट पदार्थों के शरीर का निरस्तीकरण, निरस्तीकरण प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, और इससे क्या बनाया जाता है, वर्मी खाद, वर्मी कंपोस्ट उपयोग करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। इसके बाद तीसरा जो आता है प्रकार में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हरी खाद, क्या हम लोग कहते हैं, हरी खाद, है ना, हरी खाद बोलते हैं। तो हरी खाद क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। तो हरी खाद में देखिएगा, इसमें वांछित फसल जो है ना, इसमें जो वांछित फसल उगाने के पहले कुछ हरे पौधे को हम लोग क्या करते हैं, कुछ हरे पौधों को, जैसे मूंग हो गया, ज्वार हो गया इत्यादि को खेत में बोया जाता है। इसको अगर बो दीजिएगा तो लगभग 2 महीने के बाद देखिएगा तो खेत को पौधों के साथ हम लोग क्या करते हैं, जोत देते हैं। खेत को किसके साथ, पौधों के साथ ही हम लोग क्या कर देते हैं, जोत देते हैं। तो इसके बाद 1-2 महीने के बाद वही पौधा आपका प्राकृतिक खाद बन जाता है। वही पौधा क्या बन जाता है, प्राकृतिक खाद बन जाता है, क्योंकि वह जमीन से अपघटित हो जाता है, जमीन में वह मिल जाता है, जमीन के साथ वह क्या हो जाता है, सड़ गल जाता है, और वह फिर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है। समझे कि नहीं? तो उसी को बोलते हैं हरी खाद। तो हरी खाद किसको कहेंगे, तो लिख लेंगे कि इसमें वांछित, कैसे, वांछित, है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वांछित फसल उगाने के पहले, वांछित फसल उगाने के पहले, जो फसल आपको उगाना है उसके उगाने से पहले कुछ हरे पौधे, कुछ हरे पौधे, हरे पौधे बोले तो जैसे मूंग वगैरह का ले लीजिएगा, हरे पौधे जैसे मूंग, ज्वार, बाजरा, ये सब के बारे में हम बता रहे हैं, ये सब के पौधे को कह रहे हैं, है ना। इसको क्या करना होता है, तो इन सबों को आपको खेत में बोया जाता है। क्या किया जाता है, खेत में बोया जाता है। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बाजरा खेत में बोया जाता है। खेत में बोया जाता है। क्या कर दिए हम लोग, खेत में इसको क्या कर दिए, बोया जाता है। इसके बाद 1-2 महीने के बाद, इसके बाद कब, 1 से 2 माह, है कि नहीं, 1 से 2 माह में पौधे, है ना, 1 से 2 माह में पौधे क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, है ना, कैसे, प्राकृतिक रूप से जमीन से अपघटित हो जाते हैं, जमीन में अपघटित होकर, जमीन में अपघटित होकर, है ना, जमीन में अपघटित होकर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, मिट्टी की उर्वरता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, मिट्टी की उर्वरता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग हरी खाद। तो ये तो हम लोगों ने देखा खाद के बारे में। अब उसी में जैसे देखिए, खाद बोले तो प्राकृतिक उर्वरक है वो, ये सब क्या है, प्राकृतिक उर्वरक है, और जिसको मशीनों के द्वारा रिफाइन वगैरह सब कर करके बनाया जाता है उसको रासायनिक उर्वरक कहेंगे। तो अब हम लोग पढ़ लेंगे रासायनिक उर्वरक। अब क्या पढ़ लेंगे, रासायनिक उर्वरक। तो ध्यान से समझिए कि रासायनिक उर्वरक क्या है।
रासायनिक उर्वरक को समझ लेंगे। रासायनिक उर्वरक में देखिए ध्यान से आप लोग कि रासायनिक उर्वरक किसे कहेंगे। तो रासायनिक उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ है कि नहीं। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे कि रासायनिक उर्वरक जो है ये घरों में तैयार नहीं होगा, ये मशीनों में तैयार होगा। कहां तैयार होगा? मशीनों में। तो रासायनिक उर्वरक व्यावसायिक रूप से है ना, व्यावसायिक रूप से कहां? व्यावसायिक रूप से तैयार अकार्बनिक एवं कार्बनिक, अकार्बनिक एवं कार्बनिक एवं कार्बनिक, है ना, कार्बनिक एवं अकार्बनिक या अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक है। क्या है ये? यौगिक है कि नहीं? यह क्या है? यौगिक है, जिनमें पादपों की, है ना, स्वस्थ वृद्धि, है ना, पादपों की कैसा? स्वस्थ वृद्धि और विकास हेतु हम लोग रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो उसकी वृद्धि और विकास हेतु, है ना, किसके लिए? विकास हेतु आवश्यक पोषक मौजूद होते हैं, आवश्यक पोषक मौजूद होते हैं, आवश्यक पोषक मौजूद होते हैं। इनके अनुप्रयोग से, इनके अनुप्रयोग से, इनके उपयोग से, इनके प्रयोग से, है ना, इनके अनुप्रयोग से पौधों को, है ना, पौधों को अच्छी कायिक वृद्धि होती है, माने शरीर की वृद्धि होती है अच्छी। शरीर को हम यहाँ पे कायिक लिख देते हैं, अच्छी कायिक वृद्धि होती है। ध्यान से समझिएगा, अच्छी कायिक वृद्धि होती है। रासायनिक उर्वरक जो होते हैं, रासायनिक उर्वरक ये जो होते हैं प्राकृतिक उर्वरक की अपेक्षा, प्राकृतिक उर्वरक की अपेक्षा देखेंगे आप लोग तो यह प्राकृतिक उर्वरक की अपेक्षा सांद्र होता है। क्या होता है? सांद्र होता है, सांद्र होता है कि नहीं? जिसके कारण इसका परिवहन, जिसके कारण इसका जो परिवहन है, परिवहन माने इधर से उधर ले जाना आसान होता है। ये इसका जो भंडारण है ये भी आसान होता है, माने रख रखाव। भंडारण बोले तो क्या चीज? रख रखाव। और फसलों पर जो अनुप्रयोग है ये भी आसान होता है। और फसलों पर अनुप्रयोग, है ना, इसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। फसलों पर क्या चीज? अनुप्रयोग बहुत आसान है कि नहीं? जबकि आप प्राकृतिक खाद जो है उसको आप बहुत ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। आप इसीलिए देखिएगा गोबर उबर जो है, जो हम लोग अपशिष्ट पदार्थ है घरों से निकलने वाले, वे हम लोग बगल के खेतों में ट्रैक्टर के माध्यम से ये कर देते हैं। लेकिन ये क्या है? तो ये निर्माण होगा कहाँ और आएगा फिर कहाँ? इसको बहुत दूर तक हम लोग परिवहन भी कर सकते हैं। इसका भंडारण भी करना आसान है। भंडारण बोले तो रख रखाव भी कर सकते हैं बढ़िया से, है ना। फसलों पर इसका अनुप्रयोग भी प्राकृतिक खाद की तुलना में ज्यादा आसान होता है। ठीक है कि नहीं? तो ये याद रखिएगा। तो रासायनिक उर्वरक सब जगह प्रयोग कीजिएगा नहीं। रासायनिक उर्वरक जो होता है कोई खास फसलों के लिए होता है। हर एक फसल में हर एक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं होता है। प्राकृतिक उर्वरक का तो उपयोग आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी फसल के लिए कर सकते हैं। समझे कि नहीं? खाद वगैरह जो हम लोग गोबर मल मूत्र ये सब है खेतों में जो डालते हैं, गनौरा जिसको आप लोग बोलते हैं,
वो तो किसी भी फसल के लिए कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किसी भी फसल के लिए नहीं कर सकते हैं, किसी भी मिट्टी में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिट्टी का भी चयन करना पड़ेगा और कौन सा फसल लगाए हैं और कौन से फसल में कौन से उर्वरक का उपयोग करना है ये भी आपको देखना होगा। तो इस बात को बल्कि हम यहाँ पे स्टार चिन्ह देकर के लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं कि रासायनिक उर्वरक का जो उपयोग है, रासायनिक उर्वरक का उपयोग, क्या चीज, रासायनिक उर्वरक का जो उपयोग है मृदा तथा, है ना, फसलों के प्रकार पर, फसलों के प्रकार पर निर्भर करता है, फसलों के प्रकार पर निर्भर करता है, सभी के साथ नहीं। और किसको किस पोषक तत्व की आवश्यकता है उसके अनुसार हम लोग रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करना। इसीलिए हम एक और टॉपिक बना दिए कि उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग, उर्वरकों का क्या चीज है, विवेकपूर्ण उपयोग, विवेकपूर्ण यहां पर उपयोग करना है। ये नहीं कि जैसे मन तैसे कर देना है, कितना मात्रा में कैसे कैसे करना है, ये सब सारी बातों को पढ़ना है। इसलिए अगला जो टॉपिक होगा मेरा वो टॉपिक ही हो जाएगा, है ना, क्या लिखेंगे, लिखिए, है ना, उसको लिखेंगे कि उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग। जल्दी जल्दी थोड़ा सा, उर्वरकों का विवेकपूर्ण अनुप्रयोग, ये बहुत जरूरी है टॉपिक, है कि नहीं। कैसे भाई, तो रासायनिक उर्वरकों की उतनी ही मात्रा का उपयोग कीजिए जितना फसलों को जरूरत है। अगर इससे कम कीजिएगा तभी फसल को नुकसान है, और ज्यादा भी कर दीजिएगा तब तो और ज्यादा नुकसान है। और सिर्फ फसलों को ही नुकसान है नहीं, बल्कि जिस मैंने आप पानी उनी जब करते हैं और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो वह पानी कहीं ना कहीं जलाशयों में भी जाता है, तो वहां पर जो जीव जंतु पानी उनी को पीते हैं या रहते हैं उसको भी नुकसानदेह है। अगर इसका उपयोग कम हुआ तभी नुकसान हुआ, ज्यादा भी हुआ तभी नुकसान हुआ। इसलिए हमने लिखा है कि उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग, लिख लीजिए, रासायनिक उर्वरकों की उतनी ही मात्रा, रासायनिक उर्वरकों की उतनी ही मात्रा, है ना, कितना, उतनी ही मात्रा इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, है कि नहीं, है ना, उतने ही मात्रा के इस्तेमाल करना चाहिए जितनी की जरूरत है, जितनी की जरूरत है, जितनी की क्या है, जरूरत है। आवश्यकता से कम इस्तेमाल, आवश्यकता से कम इस्तेमाल, अगर आवश्यकता से कम इस्तेमाल कीजिएगा तो करने से क्या हो जाएगा, फसल नहीं हो पाएगी, फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आवश्यकता से कम इस्तेमाल करने पर फसल अच्छी नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी। अगर आवश्यकता से अत्यधिक इस्तेमाल कीजिएगा, समझे कि नहीं, अगर ज्यादा इस्तेमाल करने से उर्वरक केवल बर्बाद ही नहीं करता है, इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो लिख दीजिएगा, आवश्यकता से, आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करने से, इस्तेमाल करने पर फसल, है ना, फसल क्या हो जाएगा, बर्बाद ही नहीं, बर्बाद ही नहीं बल्कि इसका प्रभाव दुष्परिणाम माने इसके कारण इसका दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, बल्कि इसके कारण, इसके कारण इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है, इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है, दुष्परिणाम भी हो सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल सही ढंग से करना बहुत जरूरी है ना। रासायनिक उर्वरक का
रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल एक लंबे समय तक, है ना, कैसे, एक लंबे समय तक, कैसे, एक लंबे समय तक और ज्यादा अनुप्रयोग से, है ना, ज्यादा अनुप्रयोग से, है ना, मृदा के रासायनिक संगठन में, मृदा के रासायनिक संघटक, रासायनिक संगठन में कर देते हैं, है ना, संगठन में प्रबल परिवर्तन संभव है, प्रबल परिवर्तन संभव है ना, प्रबल परिवर्तन संभव है, याद रखिएगा इस बात से। या तो मृदा जो होगी अधिक क्षारीय हो जाएगी या मृदा अधिक अम्लीय हो जाएगी, है ना, संभव है। या तो मृदा जो है, मिट्टी जो है अधिक क्षारीय हो जाएगी या फिर अधिक क्या हो जाएगी, अम्लीय, और दोनों ही स्थिति में हानि है, अम्लीय हो जाएगी, या तो अधिक क्षारीय हो जाएगी या अधिक अम्लीय हो जाएगी। कुछ समय बाद मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की कमी हो जाएगी, कुछ समय बाद मिट्टी में, है ना, कुछ समय बाद मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की, कार्बनिक पदार्थों की, है ना, कमी हो जाएगी, हो जाती है ना, कमी हो जाती है। और क्या हो जाती है, एवं जमीन की उर्वरता घट जाती है, एवं जमीन की उर्वरता घट जाती है, जमीन की उर्वरता क्या हो जाती है, घट जाती है। और क्या इसका दुष्परिणाम हो सकता है वो देख लीजिए, तो यहां पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं। और इसके परिणाम हो सकते हैं कि रासायनिक उर्वरक वर्षा जल के साथ, वर्षा जल के साथ, है ना, जल के साथ बहकर जलाशयों में, माने जलाशय बोले तो नदी, तालाब, झील में चले जाते हैं, जल के साथ बहकर नदी, तालाब, आहर, नाहर, आहर नाहर, है कि नहीं, आहर नाहर बहकर नदी, नालाब, आहर नाहर में चले जाते हैं, चले जाते हैं। तो चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वहां चले जाएंगे तो उसमें जो जीव रहेंगे या वहां का जो पानी पिएगा जानवर, वो सबके सब प्रभावित हो जाएंगे, है कि नहीं, सबके सब क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। तो चले जाते हैं, तो चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, जो उसमें रहने वाले जीव हैं, रहने वाले जीव का जीवन संकट में हो जाएगा, संकट में हो जाएगा, तथा जल भी प्रदूषित हो जाएगा, तथा जल भी प्रदूषित हो जाता है, जल भी प्रदूषित हो जाता है, जल भी प्रदूषित हो जाता है। समझ में आ गई बात। अब देख लीजिए, अब हम लोग खेती करते हैं आज के दौर में, तो खेती आज का जो है वह कार्बनिक खेती है। कैसी खेती है, कार्बनिक खेती है। क्योंकि जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या को, सभी को भोजन चाहिए, और सभी को भोजन चाहिए, तो इसके लिए खेतों की संख्या कम है और फसल ज्यादा उपजना है। इसके लिए आप लोगों को कार्बनिक खेती करना जरूरी है ना। खेती की वह पद्धति जिसमें हम लोग रासायनिक उर्वरकों, पीड़कनाशकों तथा अन्य रसायनों का उपयोग
कम से कम या बिल्कुल नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक खेती करते हैं। इसको क्या कहते हैं? कार्बनिक खेती कहते हैं। समझ में आ गई बात? इस प्रकार की खेती में क्या होता है, तो जो माने पौधे होते हैं उसमें हम लोग पौधों के सड़ने गलने, उनकी पत्तियों से, या माने क्या उसको बोल सकते हैं, जानवरों के जो मल मूत्र होते हैं उन्हीं को इकट्ठा करके हम लोग एक जगह कंपोस्ट का निर्माण करते हैं और फसल लगाने से पहले उसको खेतों में जाकर के छीट देते हैं। तो ये जो निर्माण आप लोगों ने किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक खेती। क्या बोलते हैं इसको? कार्बनिक खेती। समझे कि नहीं? रासायनिक गतिविधि से ये खेती ज्यादा प्रभावित है कि नहीं? उसमें चूंकि ज्यादा खाद का, रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं होता है कार्बनिक खेती में। कार्बनिक खेती में प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल होता है, प्राकृतिक उर्वरक का इस्तेमाल होता है। समझ में आ गई बात ना? तो अब हम लोग देख लेंगे क्या चीज? कार्बनिक खेती। क्या देख लेंगे? कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती, तो कार्बनिक खेती में लिखिए, खेती की वह पद्धति खेती की वह पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरकों जिसमें क्या चीज? रासायनिक उर्वरकों, है कि नहीं? है ना? और क्या चीज? रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों है ना? क्या चीज? कीटनाशकों तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं, है ना? कम से कम कीजिए या बिल्कुल नहीं कर, है ना? बिल्कुल नहीं कर कार्बनिक पदार्थों का उपयोग हो। कार्बनिक पदार्थों का क्या हो? उपयोग हो, कार्बनिक खेती कहलाती है। उपयोग ही कार्बनिक खेती कहलाती है। कार्बनिक खेती कहलाती है। हो गया? क्लियर हो गया? इस प्रकार की खेती से क्या होगा फायदा? देखिए, ध्यान समझिएगा। इस प्रकार की खेती से, है कि नहीं? इस प्रकार की खेती से या खेती में पेड़ पौधे, है ना? इस प्रकार की खेती में पेड़ पौधों के अपशिष्ट, पशुओं के अपशिष्ट, अपशिष्ट बोले तो मल मूत्र, है ना? पशुओं के अपशिष्ट या जानवरों के अपशिष्ट, है ना? का कार्बनिक अपघटन, क्या चीज करके? कार्बनिक अपघटन द्वारा, कार्बनिक अपघटन द्वारा, है ना? हम लोग क्या करते हैं? मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। है ना? मृदा की उर्वरता बढ़ाई जाती है। मृदा की उर्वरता क्या होती है? बढ़ाई जाती है। मृदा की उर्वरता क्या होती है? बढ़ाई जाती है ना? इसमें नील हरित शैवाल का संवर्धन किया जाता है। इसमें नील हरित शैवाल का संवर्धन किया जाता है। संवर्धन
किया जाता है। नील हरित सवाल का क्या किया जाता है? संवर्धन किया जाता है। जो वायु से नाइट्रोजन को, जो वायु से नाइट्रोजन को है ना ग्रहण कर उसे नाइट्रेट में बदल देता है। किसमें बदल देता है? नाइट्रेट में। नाइट्रोजन गैस को ग्रहण कर नाइट्रोजन यौगिक में बदल देता है। नाइट्रोजन यौगिक में बदल देता है। क्या करता है? इसको बदल देता है। और नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए जरूरी है ना, लेकिन वह डायरेक्ट रूप से नहीं, जब तक कि उसका है ना परिवर्तन नहीं होगा, रूपांतरण नहीं होगा, नाइट्रोजनीकरण यौगिक नहीं बनेंगे, नाइट्रेट नहीं बनेंगे, तब तक नहीं। नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है ना। मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है विभिन्न प्रकार के कीटों को नष्ट करके। विभिन्न प्रकार के कीटों को नष्ट करके है ना। हम लोग क्या करते हैं? कीटों को क्या करते हैं? नष्ट करने के लिए। नष्ट करने के लिए नहीं, करने के लिए लिख दीजिए। करने के लिए, विभिन्न प्रकार के कीटों को नष्ट करने के लिए हम लोग कार्बनिक पदार्थ में नीम की पत्ती है ना, नीम की पत्तियां, क्या चीज? नीम की पत्तियां, हल्दी हल्दी इत्यादि जो है ना, हल्दी इत्यादि जैविक तरीकों का उपयोग करते हैं, या जैविक तरीकों का उपयोग करते ही हैं, लिख दीजिए। जैविक तरीकों का उपयोग करते हैं। और इस प्रकार से कार्बनिक, इसमें रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं होगा। और इस तरह की अगर आप लोग खेती कीजिएगा तो जो अनाज पैदा होंगे वह आपको ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो आज के डेट में कार्बनिक खेती बहुत जगहों पर हो रही है कि नहीं? रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल लोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं। वही रासायनिक उर्वरक जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को आप लोग प्राकृतिक खाद बनाइए। क्या बनाइए? प्राकृतिक खाद, है कि नहीं? इससे आपको क्या क्या फायदा मिलेगा ये आप लोगों ने देखा। अब देखिए, खेती आपने किया तो आपको सिंचाई भी करना होगा। क्या करना पड़ेगा? सिंचाई, जिसको इरिगेशन बोलते हैं। सिंचाई को क्या बोलते हैं? इरिगेशन। सिंचाई क्यों करते हैं? तो पौधों के विकास के लिए करते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए करते हैं, अच्छी फसल उपजे, इसके लिए हम लोग करते हैं सिंचाई की व्यवस्था। तो सिंचाई कृषि की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम, लिख देते हैं, सिंचाई कृषि की है ना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम है ना विभिन्न स्रोतों से समय समय पर है ना, समय समय पर है ना, समय समय पर खेतों में लगी फसलों को जल की आवश्यकता, खेतों में लगी फसलों को जल की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उसी को ना सिंचाई बोलेंगे। ताकि जो है फसल सूख न पाए और पैदावार अच्छी हो। पैदावार कैसा हो? अच्छी हो। पैदावार कैसा हो? भरपूर हो, अच्छी हो, है ना। भारत में जानते हैं आप लोग 12 गो बड़ी नदी है। कितना बड़ी नदी है? 12 गो नदी है और 8 गो मिश्रित नदी है। बल्कि लिख लीजिए इसको, भारत में
12 बड़ी नदियां हैं और 8 मिश्रित नदियां हैं। 8 को क्या है? मिश्रित नदियां हैं, समझे कि नहीं? और ये नदियां जो हैं उसी से हम लोग, है ना, हम लोग क्या करते हैं, पहले बड़ा नहर निकालते हैं और बड़ा नहर से फिर धीरे धीरे अपने गांवों तक छोटे छोटे नहरों में उसको विभाजित कर देते हैं। वही छोटे छोटे नहर फिर जो है से एक आहर में चला जाता है। उस आहर से हम लोग, है ना, नली बना करके, है ना, सभी खेतों में पानी को क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। तो इसका हम लोग स्रोत कर सकते हैं। तो भारत में उपलब्ध सिंचाई के साधन क्या है? तो हम लोग देख लेते हैं इसको भी, है कि नहीं? भारत में उपलब्ध सिंचाई के साधन, भारत में उपलब्ध सिंचाई के साधन, भारत में उपलब्ध सिंचाई के साधन। तो हम लोगों के यहां देखिए सिंचाई के साधन में क्या हो सकता है? कुआं। हालांकि अब देखिए कुआं जो है ना, कुआं जो है अब आपको नहीं मिलेगा कहीं। कुआं तो हम लोग झूठो लिख रहे हैं, इसको हटा दीजिए। कुआं है इसको काट दीजिए। कुआं खाली कहने भर, कुआं रह कहां गया है कि नहीं? कुएं सब सिंचाई हो नहीं पाती है, पहले होता था, है ना। तो कुएं के अलावा ही नाम लिखिए। तो तालाब है, झील है, तालाब, झील, नदी, आहर, नाहर, आहर, नहर, ये सब देख रहे हैं कि नहीं? ये सबसे हम लोग करते हैं। और क्या रहता है? पोखरा, तालाब, तालाब तो लिखिए दे, पोखरा, ईटीसी जो है, ये सब हम लोगों के यहाँ सिंचाई के क्या है? साधन है। हम लोग सिंचाई के साधन है। लेकिन भारत में जो कृषि होती है, हम लोग वर्षा जल पर निर्भर रहते हैं, है कि नहीं? हमारे यहाँ खेती के लिए, हमारे यहाँ खेती के लिए कर दीजिए, हमारे यहाँ खेती के लिए मुख्य रूप से वर्षा जल पर हम लोग निर्भर करते हैं। वर्षा जल पर ही हम सभी निर्भर करते हैं। हम सभी निर्भर करते हैं। हम सभी क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। वर्षा जल हमारे लिए बहुत जरूरी है। या हम लोग ट्यूबवेल लगा करके भी, है ना, पोखरा है, या ट्यूबवेल लगा करके भी, ट्यूबवेल लगाते भी है। ट्यूबवेल क्या है? आप लोग क्या करते हैं? जमीन में पंपिंग करा देते हैं, जिसको बोरिंग कहते हैं, और बोरिंग को इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ देते हैं, और जैसे ही उसमें स्विच दीजिएगा तो पूरा नल के साथ पानी निकलता है। तो नल से जो पानी निकले, है कि नहीं, पाइप से जो पानी निकले, उसी को क्या बोलते हैं? नलकूप। क्या बोलते हैं? नलकूप। तो हमारे यहाँ गांवों में ये सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है कि नहीं? आज हर गांव घर में देखिएगा, खेत अगर है एक जगह, तो वहां पर आदमी क्या कर लेता है? बोरिंग करवा लेता है। क्या करवा ले रहा है? बोरिंग। तो उसको बोलते हैं नलकूप। क्या करते हैं? नलकूप। तो सिंचाई के लिए बहुत सारे साधन है, उसमें सबसे पहला साधन देख लीजिएगा, नलकूप। क्या देख लीजिएगा? नलकूप। तो नलकूप देख लीजिएगा। ट्यूबवेल जिसको हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबवेल। ट्यूबवेल, है ना, उसी को बोलते हैं हिंदी में क्या चीज? नलकूप। तो नलकूप में क्या है? भूमिगत जल को खींच करके सिंचाई करना। जिससे भूमि के अंदर में जो जल है, भूमिगत, भूमि के अंदर में जो जल है, उसको किसी माध्यम से आप खींच लीजिए। तो कैसे खींचाता है? हम लोग बोरिंगे न करके खींच लेते हैं उसको। तो भूमिगत जल को खींचकर सिंचाई, भूमिगत जल को खींचकर जो सिंचाई करते हैं, जो सिंचाई करते हैं, वही क्या हो गया? ट्यूबवेल। वही क्या हो गया? ट्यूबवेल। या हम लोगों के यहां देखिएगा नहर का जाल है ना, तो हम लोग कहेंगे नहर जाल। हम लोग क्या कहेंगे? नहर जाल। नहर जाल, नहर जाल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो नहर जाल का भी इस्तेमाल करते हैं कैसे? तो लिख लीजिए, है ना, कैनल सिस्टम जिसको कहते हैं कि, है ना, इस पद्धति में क्या होता है? नहर जाल कैसे बनता है? तो इस पद्धति में एक या ज्यादा नदियों या जलाशयों, एक या उससे ज्यादा नदियों या जलाशयों में
जलाशयों में क्या रहेगा? तो पानी नहीं रहेगा जी, क्या रहेगा उसमें? पानी। मुख्य नहर से भेजा जाता है, मुख्य नहर से भेजा जाता है, जिसको बड़की नहर कहते हैं, मुख्य नहर से भेजा जाता है। मुख्य नहर से क्या किया जाता है? भेजा जाता है, मुख्य नहर से भेजा जाता है, जो पुनः छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं, जो पुनः छोटी छोटी शाखाओं, माने नहर का शाखा होता है कि नहीं? छोटी छोटी शाखाओं तथा सहायक शाखाओं, कैसे? सहायक शाखाओं द्वारा फैली रहती हैं। सहायक शाखाओं द्वारा क्या रहती है? फैली रहती है। इनके माध्यम से जल को पूरे खेत में, इनके माध्यम से जल को, है ना, क्या करते हैं? पूरे खेत में आसानी से वितरित करते हैं। क्या करते हैं? आसानी से वितरित करते हैं, माने बांट देते हैं, सब जगह पहुंचा देते हैं, है कि नहीं? अब आता है नदी जल उठाव प्रणाली। अगला क्या है? नदी जल उठाव प्रणाली। ये सब सिंचाई के साधन हैं, हम लोग सिंचाई कर रहे हैं। नदी जल उठाव प्रणाली, इस प्रणाली में नदी, है ना, इस प्रणाली में नदी के आसपास के खेत में, इस प्रणाली में नदी के आसपास के खेत में, है ना, खेत में सिंचाई सीधे, खेत में सिंचाई सीधे पंप लगा करके, है कि नहीं? क्या लगा करके? पंप लगा करके, पंप के द्वारा की जाती है, पंप के द्वारा की जाती है। होता क्या है ना कि जैसे नदी है या बड़ा बड़ा तालाब है या पोखरा है, तो उसमें क्या कर दिए, एक तो हम लोग पंप इसमें लगा दिए, और पानी खींचने वाला जो क्या रहता है उसको चालू कर दिए, तो पूरा पानी हम लोग इधर पाइप के माध्यम से ले जाते हैं। आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं ऐसा? तो उसको कहते हैं नदी जल उठाव प्रणाली। नदी में से डायरेक्ट पानी को उठा लीजिए, कोई रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे उसमें हरियर रंग का पाइप जोड़ दीजिए, यहाँ फुट फुट मशीन चालू कर दीजिए, पूरा पंप से खींच लीजिए पानी को, तो उसी को कहते हैं नदी जल उठाव प्रणाली। अब हमारे यहाँ सिंचाई का साधन क्या है? तालाब। तालाब भी सिंचाई का साधन है। तो वर्षा जल को हम लोग क्या करते हैं? तालाबों में, छोटे छोटे जलाशयों में इकट्ठा कर लेते हैं। वर्षा जल को छोटे छोटे जलाशयों में, छोटे छोटे जलाशयों में क्या कर लेते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं, जिसका उपयोग, है ना, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं, जिसका उपयोग समय समय पर सिंचाई के लिए करते हैं, समय समय पर सिंचाई के लिए करते हैं। हो गया, है कि नहीं? अब देख लीजिएगा फसल पैटर्न। अब हम लोग क्या पढ़ लेंगे? फसल पैटर्न। लिख लिया ना सब कोई? तो अब आगे देख लेते हैं फसल पैटर्न। तो अगला समझेंगे फसल पैटर्न। देखिए हम लोगों के यहाँ जो फसल का पैटर्न है वो अलग अलग तरीकों से है। हम लोग जो है ना, फसल पैटर्न की निम्नलिखित विधियां भी होती है। जैसे हम लोग करते हैं मिश्रित फसल उत्पादन भी करते हैं, माने एक साथ बहुत सारे फसल को उपजाते हैं, एक ही खेत में बहुत सारे फसल को एक साथ जब उगाएंगे तो उसको मिश्रित फसल कहेंगे, है ना। अंतर फसल भी कहेंगे, है ना, कि मान के चलिए कि इस कतार में एक फसल, फिर दूसरे कतार में दूसरा फसल, तीसरे कतार में तीसरा फसल, फिर से वही पहल का फसल, फिर दूसरा का फसल, तो उसको हम लोग बोलेंगे अंतर फसल। और फिर करते हैं फसल चक्रण। फसल चक्रण बोले तो एक ही खेत में बदल बदल करके फसल को लगाना क्या कहलाता है? फसल चक्र। इन्हीं तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? फसल पैटर्न। तो फसल पैटर्न क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। तो फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए,
फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की विधियों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे फसल का उत्पादन बढ़े। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फसल पैटर्न। तो लिख लीजिए, फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, फसल के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, उत्पादकता को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की है ना विधियां अपनाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। जैसे मिश्रित फसल उत्पादन, कौमा और क्या चीज? अंतर फसल उत्पादन तथा फसल चक्रण। ये सब विधि का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? फसल पैटर्न कहते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? फसल पैटर्न कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? फसल पैटर्न। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे मिश्रित फसल उत्पादन। क्या देख लेंगे? मिश्रित फसल उत्पादन। मिश्रित फसल उत्पादन। तो मिश्रित फसल उत्पादन क्या है? जरा इसको समझ लेते हैं, ध्यान से समझिए। मिश्रित फसल उत्पादन वैसी कृषि पद्धति जिसमें वैसा हम लोगों को कृषि पद्धति है जिसमें एक से ज्यादा फसलों को फसलों का कर दीजिए, फसलों का उत्पादन, एक से ज्यादा फसलों का उत्पादन साथ साथ किया जाता है। है ना, साथ साथ किया जाता है। मिश्रित फसल उत्पादन कहते हैं उसे। मिश्रित फसल उत्पादन कहते हैं। मिश्रित फसल उत्पादन कहते हैं। अब जैसे मान के चलिए, देखिए ध्यान से, जैसे में हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं? तो गेहूं को और चना को एक साथ बो देते हैं। जैसे गेहूं और चना को एक साथ बो देते हैं, या गेहूं है, गेहूं के साथ साथ हम लोग क्या जो बो देते हैं? सरसों भी बो देते हैं। क्या ऐसा होता है कि नहीं? अभी आप जाकर के जब कटेगा आपका धान वगैरह सब कट जाएगा तो आप जाकर के देखिएगा सब कट लगेगा। गेहूं के साथ चना बो देते हैं, है ना, चना भी बोया हुआ, गेहूं भी बोया गया है, गेहूं है और सरसों भी है साथ में, है कि नहीं? तो एक साथ जब मिलाकर करते हैं तो उसी को बोलते हैं। या हम लोग गेहूं के साथ ही भी नहीं देखे हैं कि मटर भी लगा देते हैं, है ना, हम लोग क्या लगा देते हैं? मटर भी लगा देते हैं। सोयाबीन है तो सोयाबीन भी लगा देते हैं, और उसी में अरहर यानी कि राहर का दाल लगा देते हैं, समझे कि नहीं? तो ये सब क्या हो गया? मिश्रित फसल उत्पादन हो गया। ये सब क्या हो गया? मिश्रित फसल उत्पादन हो गया। समझ में आ रही है बात ना? अब दूसरा देख लेते हैं, अंतर फसल उत्पादन। दूसरा क्या देख लेते हैं? अंतर फसल उत्पादन। अंतर फसल उत्पादन क्या है? तो इसको रो में अलग अलग प्रकार के, इस प्रकार की कृषि पद्धति में लिख लेते हैं, इस प्रकार की जो कृषि पद्धति में है, दो या दो से अधिक फसल, है ना, अधिक फसलों को एक निश्चित, दो या दो से अधिक फसलों को क्या करते हैं? एक निश्चित पैटर्न में उगाया जाता है। निश्चित पैटर्न में उगाया जाता है। निश्चित पैटर्न में क्या किया जाता है?
उगाया जाता है। तो निश्चित पैटर्न में उगाया जाता है। इससे क्या होता है, धान्य जो फसल होती है, धान्य का मतलब जो अनाज है ना, धान्य का मतलब धान नहीं कहिएगा, धान्य हम बोल रहे हैं, लिख देते हैं, उगाया जाता है कि नहीं। लिखिए बात को, एक फसलों को एक निश्चित पैटर्न में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। इससे से धान्य फसल की, ये धान्य माने अनाज फसल की, धान्य फसल का मतलब हो गया अनाज फसल की। अब समझ में आया, धान्य फसल की एक कतार के बाद, अभी तो हम बताए ना इसको, वही बात, एक कतार के बाद, एक कतार के बाद है ना, फलीदार फसलों की, फलीदार फसलों की, फलीदार फसलों की, फलीदार फसलों की एक या दो कतारें, एक या दो कतारें, एक या दो कतारें, या कुछ इसी प्रकार, कुछ इसी प्रकार निश्चित रचना अपनाई जाती है। निश्चित रचना अपनाई जाती है। निश्चित रचना क्या होती है, अपनाई जाती है। जैसे मान के चलिए कि कोई धान्य फसल, धान्य का मतलब हो गया कि ज्वार, बाजरा, मकई, धान, गेहूं, कुछ भी, और उसके बाद कोई एक फलीदार पौधा, एक कतार में क्या लगा दिए, फलीदार पौधा, फिर दूसरे कतार में भी आप फलीदार लगा सकते हैं या फिर धान्य फसल लगा सकते हैं। अब समझ में आया, माने कतार बाई कतार, धान्य फसल, फलीदार फसल, धान्य फसल, फलीदार फसल, ऐसे लगाइएगा तो उसको क्या बोलते हैं, अंतर फसल उत्पादन। उसको क्या बोलते हैं, अंतर फसल उत्पादन कहते हैं। जैसे आप मकई लगा दिए, इधर एक साइड में क्या लगा दीजिए, यहां वहां, एक साइड में आप यहां वहां क्या लगा दीजिए, मकई, और दूसरे साइड में आप क्या लगा दीजिए, एक सब्जी लगा दीजिए किसी चीज का, भिंडी वगैरह है ना, या बैगन वगैरह या गोभी वगैरह लगा दीजिए, है कि नहीं। और इस प्रकार से जब अपनाइएगा तो इसी को क्या कहते हैं, अंतर फसल उत्पादन। हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं फसल चक्रण। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या देख लेते हैं, फसल चक्रण। एक ही भूखंड पर बदल बदल करके, कैसे, बदल बदल करके फसल उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फसल उत्पादन, है कि नहीं, फसल चक्रण कहते हैं। तो लिखिए, एक ही भूखंड पर, एक ही भूखंड बोले तो एक ही खेत में, है कि नहीं, एक ही खेत में, एक ही भूखंड पर बदल बदल कर, बदल बदल कर फसल लगाने की क्रिया को, फसल लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। आया समझ में, इसी को क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। आ गया समझ में। ये क्यों जरूरी है, देखिए अभी आप ही लोग हैं, आप अपने से लेकर चलिए ना। अगर आपको एक ही प्रकार का भोजन सुबह दोपहर शाम दिया जाए, जब दीजिए तो आपको मैंने जो सबसे ज्यादा पसंद है उसी को दीजिए। जैसे दाल भात चोखा आपको बहुत पसंद है, तो सुबह में भी, शाम में भी, रात में भी, सुबह में भी, शाम में भी, रात में, तो कितना दिन खाइएगा, धीरे धीरे आपका खाने की क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझे कि नहीं। हम लोगों को क्या है, तो भैया सुबह में अगर दाल भात सब्जी वगैरह सब मिल गया, चोखा चटनी मिल गया, भुजिया वगैरह मिल गया, तो रात में हम लोगों को रोटी वगैरह चाहिए, है ना। कहीं लगन का दिन है तो पूरियो बुंदिया खा लिए, बदल दिए, है ना, कहीं बरियो बचका खा लिए, है कि नहीं। तो बदल बदल करके खाने से क्या होता है, आपको भोजन करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी, है ना, अगर आप चाहते हैं कि यह उपजाऊ हो, पौधे उपजाऊ हो, इसके लिए आपको बदल बदल के फसल है। जैसे अभी धान कट गया ना, तो तुरंत भर में इसमें क्या लगा दीजिए, गेहूं लगा दीजिए, गेहूं हटा करके रबी लगा दीजिए, रबी हटा करके मूंग वगैरह लगा दीजिए। तो एक ही खेत में अगर बदल बदल कर खेती कीजिएगा तो इससे अंतर खेती कीजिएगा तब भी, और जो तीनों माध्यम बताए, मिश्रित फसल उत्पादन भी कीजिएगा तब भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, खेत उपजाऊ हो जाता है, भूखंड क्या हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। इसीलिए मिश्रित खेती, अंतर फसल, फसल चक्रण बहुत जरूरी है। तब हम लोग पढ़ लेते हैं अगला टॉपिक, फसल सुरक्षा। अब फसल लगा दिया और सुरक्षा करवे नहीं कीजिएगा, उसका प्रबंध करवे नहीं कीजिएगा सुरक्षा का, तो गड़बड़ा ना जाएगा जी, है ना। कीट मकोड़े आएंगे, सब खा जाएंगे, फल को चिबा जाएंगे, बस आप मुंह देखते रह जाइएगा। तो इसलिए फसल सुरक्षा प्रबंधन भी जरूरी है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं फसल सुरक्षा प्रबंधन। क्या बताएंगे, बोलिए जोर से, सुरक्षा प्रबंधन। तो देख लीजिए इसको ध्यान से,
फसल सुरक्षा प्रबंधन क्या है? तो चलिए, फसल पौधों के खेतों में जो खरपतवार होते हैं, आप लोग आपके यहाँ कहते हैं ना कि हमारा ही निराई, उसको हम लोग कैसे कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं, क्या तो हो रहा है देहाती में, हम लोग क्या बोलते हैं जी? अरे जो घासवा फूसवा को उठाते हैं तो सोहनी, क्या कहते हैं? सोहनी। हम लोग क्या कहते हैं? सोहनी। तो क्या होता है? ये फसल सुरक्षा प्रबंधन है। फसल सुरक्षा प्रबंधन का मतलब क्या हो गया कि फसलों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक है ना का या पानी का या सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता के लिए आपको अवांछित पौधे भी साथ में जो उग जाते हैं उनको हटाना होगा। उनको क्या करना होगा? हटाना होगा। अवांछित पौधे के मतलब क्या हो गया? घास पात। क्या हो गया? घास पात। अगर वो साथ में उग जाते हैं और उग ही जाते हैं, बिना टहली से आते हैं, हंसते हैं खेत में जाकर के कि हाँ हाँ हम उग गए, है कि नहीं? तो हम लोग भी खुरपवास देते हैं, उठाते हैं, खुरपी निकाल देते हैं, है कि नहीं? खरपतवार नाशी का भी इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? और उनको हटाते हैं। तो इसी को कहते हैं फसल सुरक्षा प्रबंधन। तो आइए ना देखते हैं, उसमें बहुत सारे चीज आएंगे। निराई भी होगा, जो फसलों में रोग हो जाता है उससे भी बचाना होगा। चलिए देख लेते हैं। तो फसल सुरक्षा प्रबंधन में फसल पौधों के है ना, फसल पौधों को खेतों में खरपतवार, है ना, क्या चीज? खरपतवार, कीटों, जीवाणुओं, है ना, कीटों, जीवाणुओं, कवक इत्यादि, है ना, कवक इत्यादि द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से हानि होती है। भिन्न भिन्न प्रकार से हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। फसलों को इन सभी हानियों से बचाने की प्रक्रिया को ही फसल सुरक्षा प्रबंधन कहते हैं, है कि नहीं? फसलों को इन हानियों से ही बचाने की प्रक्रिया को फसल सुरक्षा प्रबंधन कहते हैं। फसल सुरक्षा प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल सुरक्षा प्रबंधन कहते हैं। और इसमें बहुत सारे चीज है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं निराई। निराई को ही कहते हैं वीडिंग, देहात भाषा में उसी को कहते हैं सोहनी। क्या कहते हैं? सोहनी। तो चलिए सोहनी कर लिया जाए। हाँ तो चलिए सब फुल पैंट सब मोड़ लीजिए और चलिए हम लोग करते हैं। निराई कहिए या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वीडिंग। पूरा खेती इसमें हम लोग पढ़ लेंगे, पूरा खेती पढ़ना है इसमें। तो निराई या वीडिंग तो लिख लीजिए। खेतों में खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। खेतों में खरपतवार को हटाने की ही प्रक्रिया को, हटाने की ही प्रक्रिया को है ना निराई कहते हैं। निराई कहते हैं। चाहे आप जैसे हटाइए, है ना, इसको आप चाहे जैसे हटाइए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। क्या कहते हैं? निराई। तो ये हो गया। और कैसे है? तो हम लोग खरपतवार को हटाते कैसे हैं? तो खरपतवार को हटाने के लिए आप 2-3 विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे खुरपवास देते हैं, खुरपी से भी, है ना, या रासायनिक पीड़कनाशी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यांत्रिक विधियों द्वारा खरपतवार नियंत्रण। तो इसको हटाने का, खरपतवार नियंत्रण के लिए बहुत सारे उपाय हैं। तो यांत्रिक विधि है, यांत्रिक विधि है। तो यांत्रिक विधि में क्या आप लोग समझा देते हैं। यांत्रिक विधि में हम लोग क्या करते हैं? तो घर से ले आइए, हंसुआ खुरपी ले आइए, उसको जाकर के हटाते जाइए। तो ये हो गया यांत्रिक विधि। क्या हो गया? ये यांत्रिक विधि हो गया, है ना। कृषि क्रियाओं द्वारा भी हम लोग खरपतवार नियंत्रण कर लेते हैं, है ना। कैसे? कृषि क्रियाओं द्वारा खरपतवार नियंत्रण। कृषि क्रियाओं द्वारा हम लोग क्या कर लेते हैं? खरपतवार का नियंत्रण कर लेते हैं। खरपतवार नियंत्रण कर लेते हैं, है ना। खरपतवार का नियंत्रण कर लेते हैं, उसके माध्यम से भी कर लेते हैं। और तीसरा है रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा भी। कैसे? रासायनिक क्रियाओं द्वारा भी,
रासायनिक क्रियाओं द्वारा भी हम लोग कर लेते हैं, है कि नहीं। देखिए रासायनिक क्रियाओं क्या हो गया, तो मार्केट में दवा आती है, मार्केट में क्या आती है, दवा। दवा का इस्तेमाल कर दीजिएगा तो उससे फसल तो नहीं मरेगा, लेकिन वो जो खरपतवार होंगे, घास पात होंगे, वो जल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। हालांकि ये फसलों के लिए हानिकारक भी है। क्या है, हानिकारक भी है ना। तो इसका जो बाजार में रासायनिक क्रिया जो हम लोग लिखे, जो दवा मिलता है, उसका नाम जो है याद रखिएगा, डाइक्लोरोफेनेक्सी। क्या नाम है इसका, डाइक्लोरोफेनेक्सी एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका, डाइक्लोरोफेनेक्सी एसिटिक एसिड। तो लिख देते हैं इसको हम लोग, डाइक्लोरोफेनेक्सी। पढ़ाए भी हैं आप लोगों को, है ना, डाइक्लोरोफेनेक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका इस्तेमाल करके हम लोग खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। अब देखिए फसल रोग जरा सा पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, फसलों में जो रोग हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं फसल रोग। तो जरा सा फसल रोग का अध्ययन कर लेते हैं। तो अब देख लेते हैं फसल रोग, ध्यान से समझिएगा। फसल रोग फसल रोग क्या है, देखिए फसलों में रोग करने वाले सूक्ष्म जीव, फसलों में रोग उत्पन्न करने वाले कौन हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव। कौन हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव। करने वाले सूक्ष्म जीव कहां पे विराजमान हो सकते हैं, तो मिट्टी, कहां, पानी, कहां, हवा, कहां कहां, मिट्टी, पानी, हवा में उपस्थित रहते हैं। हवा में उपस्थित रहते हैं, हवा में उपस्थित रहते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं माध्यमों से पौधों के विभिन्न अंगों में प्रवेश करके उनको रोग दे देते हैं, उपस्थित रहते हैं। हो गया ना, उपस्थित रहते हैं। और इन्हीं माध्यमों से पौधों के इन्हीं माध्यमों से, लिख लीजिए, पौधों के विभिन्न अंगों में प्रवेश कर विभिन्न अंगों में प्रवेश कर विभिन्न अंगों में क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर उनका नुकसान करते हैं, उनका नुकसान करते हैं, उनका नुकसान करते हैं। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। कोई पत्ता को चूस गया, कोई फले को खा गया, कोई जो है से नीचे ही से उसका काट दिया, जड़े को काट दिया, तो बहुत सारे हो सकते हैं, है कि नहीं। तो इन्हीं कारणों से उनका क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। भारत में लगभग 10% फसल ऐसे ही खराब हो जाती है ना, इन्हीं कारणों से बर्बाद हो जाती है। लिख देते हैं इसको भी, भारत में 10% फसल इन्हीं कारणों से बर्बाद हो जाती है। इन्हीं कारणों से क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इन्हीं कारणों से क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। समझे कि नहीं। कीट पीड़क भी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, याद रखिएगा। कीट पीड़क लिख लीजिए, कीट पीड़क भी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। कीट पीड़क भी फसलों को क्या करते हैं, काफी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो कीट पीड़क होते हैं, ये 3 तरह के पाए जाते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से कीट पीड़क, याद रखिएगा, ये इसको ध्यान में रखना है, ये आया हुआ है परीक्षा में, ठीक है ना। सबसे पहला वैसा पीड़क है जो पौधों के तना समझ रहे हैं ना, ऐसे जो गया स्टीम जिसको हम लोग बोलते हैं, तना बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, पौधों के तना, पत्तियों, तना है या पत्तियों है या मूल है, मूल माने जड़, तथा मूल को काट देंगे। क्या कर देंगे, काट कर नष्ट कर देंगे, नष्ट कर देते हैं। पहला प्रकार ये हो गया। ऐसे ऐसे कीड़ा हैं
जैसे आपका पौधा इतना बड़ा हो गया तो आपका मिजाज खुश हो गया, दूसर का दिन आइएगा सब टूटा हुआ रहेगा। वो क्या कर देते हैं, कीड़े काट देंगे, जड़े को काट देंगे, तना को काट देंगे, पतिये को काट देंगे, बस वो हो गया। तो एक प्रकार का ये पौधा मैंने कीट पीड़क हो गया। दूसरा जो है, देखिए फल लग गया, अब फलवे में छेद कर देगा, फलों में क्या कर देगा, छेद, तो बर्बाद हो गया। जिसको कहते हैं ना बैगन वगन देखते हैं ना, कहते हैं ना कनाइल बैगन है, तो क्या है वो, कीड़ा लग गया उसमें, है कि नहीं, क्या लग गया, कीड़ा। भिंडी उंडी में देखिएगा छेद कर देगा, कीड़ा हो गया उसमें, अब खाने लायक नहीं हो गया। तो फल में ही क्या हो जाते हैं, छिद्र कर देते हैं। तो दूसरा प्रकार ये भी हो सकता है, फल में छिद्र कर देते हैं, तो ये दूसरे प्रकार के कीट पीड़क है, फल में छिद्र कर देते हैं। और तीसरा जो प्रकार होता है वो क्या होता है, तो तीसरा प्रकार में होता है कि ये विभिन्न पौधों के पत्तों के, है ना, पत्तों के चूस जाते हैं, क्या कर देते हैं, उसमें से रस को क्या कर जाते हैं, ये चूस जाते हैं। तो रस जब चूस जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, लगेगा कि भंगूर गया, सब खराब हो गया, तो ये भी हो जाता है। तो ये पौधों के विभिन्न भागों को, है ना, उसके कोशिका रस को चूस लेते हैं। ये पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचकर कोशिका रस को चूस जाते हैं, कोशिका रस को चूस जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये 3 प्रकार के कीट पीड़क होते हैं, और ये सब अगर लग जाएगा तो आपका फसल क्या हो गया, बर्बाद, आपका फसल क्या हो गया, बर्बाद। तो अब हम लोग पढ़ लेंगे कि फसलों को रोगों से सुरक्षा करने के क्या उपाय है कि नहीं। तो अब हम लोग पढ़ लेंगे अगला टॉपिक, है ना, क्या पढ़ेंगे, फसलों को रोगों से सुरक्षा के उपाय। फसलों को रोगों से सुरक्षा के क्या चीज, उपाय, सुरक्षा के क्या चीज, उपाय। आ रहा है समझ में। अब हम लोग इसके सुरक्षा के उपाय को देख लेते हैं, सुरक्षा के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो है ना, तो आधुनिक समय में फसलों के रोगों से सुरक्षा के लिए सबसे कारगर उपाय है पीड़क नाशकों तथा कवक नाशकों का छिड़काव करना। क्या चीज करना, पीड़क नाशकों और कवक नाशकों का छिड़काव करना। तो लिख दीजिए, आधुनिक समय में, है ना, आधुनिक समय में फसलों को रोगों से सुरक्षा के लिए, फसलों को रोगों से सुरक्षा के लिए है ना, सुरक्षा के लिए सबसे कारगर उपाय, सबसे कारगर उपाय क्या है, तो सबसे कारगर उपाय है पीड़कनाशकों तथा कवकनाशकों का छिड़काव करना। पीड़कनाशकों तथा कवकनाशकों का क्या करना, छिड़काव करना, छिड़काव करना। याद रहा, समझ में आया बात। तो ये बहुत जरूरी है ना। अब देख लीजिए, हम लोग तो पीड़कनाशियों और कवकनाशियों का छिड़काव कर लेते हैं, लेकिन यह छिड़काव हानिकारक भी है। यह क्या है, हानिकारक भी है। तो जरा सा हम लोग पढ़ लेते हैं पीड़कनाशकों से होने वाले हानियां, पीड़कनाशकों से होने वाले हानियां। बदल दे तो ध्यान से समझिएगा। अगला जो उपाय है लिख देते हैं पीड़कनाशकों से होने वाली हानियां। पीड़कनाशकों से होने वाली हानियां, ध्यान से समझ लीजिए। पीड़कनाशकों से होने वाली हानियां, देखिए ध्यान से, इसके अधिक प्रयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके उपयोग से, है कि नहीं, इसका उपयोग तो हम लोग करते हैं, तो इसके उपयोग से, इसके कौन उपयोग से, अधिक उपयोग से, अधिक उपयोग से अनेक हानियां हो सकते हैं, अनेक हानियां हो सकते हैं, अनेक हानियां इससे हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकती हैं। अधिकांश पीड़कनाशी अत्यधिक जहरीले होते हैं। अधिकांश पीड़कनाशी
अत्यधिक जहरीले होते हैं। क्या होते हैं? अत्यधिक जहरीले होते हैं। जहरीले होने का मतलब क्या है? यह खाद्य पदार्थों के साथ हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। ये खाद्य पदार्थों के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हमारे शरीर में क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, है ना? और कई बड़ी बीमारियां पैदा करते हैं। और कई बड़ी बीमारियां पैदा करते हैं। बीमारियां पैदा करते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। आज हम लोगों के भोजन विषाक्त से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, है ना? ये हो जाती हैं। पीड़कनाशी अगर वर्षा जल के साथ जलाशय में चला गया, पीड़कनाशी वर्षा जल के साथ जलाशयों में जाकर उसमें विद्यमान है ना, उसमें विद्यमान है कि नहीं, क्या चीज, मछली वगैरह को भी, विद्यमान जीव जंतु को भी काफी हानि पहुंचाते हैं। काफी हानि पहुंचाते हैं। जल भी प्रदूषित हो जाता है। जल भी प्रदूषित हो जाता है। आया समझ में? इस प्रकार से पीड़कनाशियों से बहुत सारी हानियां हैं, है ना? ये मृदा को भी प्रदूषित करते हैं। ये मृदा को भी प्रदूषित करते हैं। मृदा बोले तो मिट्टी को, यह मिट्टी को भी क्या कर देते हैं? प्रदूषित करते हैं, है ना? जैसे देखिए, मिट्टी को प्रदूषित होने का मतलब क्या है? इनसे उपजने वाले जो चारे होंगे, चारा जो उसको जानवर खाता है ना, चारों से भी क्या हो जा सकता है ना? जंतु प्रभावित हो जाते हैं। जंतु क्या हो जाते हैं? प्रभावित। तो इस बात को भी लिख सकते हैं कि इनसे उपजने वाले चारों से जंतु प्रभावित हो जाते हैं। जंतु क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। ये सब पीड़कनाशियों से हानि है। अब जब देख लीजिए, जब इन सारे चीजों से पीड़कनाशी वगैरह का इस्तेमाल कीजिएगा, फल वगैरह सब बन गया, तो अब भैया अब अनाज काटिएगा कि नहीं काटिएगा? तो अनाज की कटाई हो गई, तो कटाई होने के बाद क्या करेंगे? उसका भंडारण करेंगे। क्या करेंगे? भंडारण। तो हम लोग अब क्या करेंगे? अनाज का भंडारण। अनाज का भंडारण करने के लिए उसका रख रखाव बहुत जरूरी है। रख रखाव क्या है? जरूरी है। तो अधिकांश मुख्य खाद्यान्न साल में एक बार उपजाई जाती है। जब यह उपज गया तो इसका इस्तेमाल हम लोग धीरे धीरे करते हैं। तो अगर इसका इस्तेमाल धीरे धीरे करेंगे तो इनका रख रखाव बढ़िया चाहिए ना, ताकि बहुत दिनों तक चल सके, सालों भर चल सके, है ना? तो उसको बहुत बढ़िया से रख रखाव को ही हम लोग क्या कहते हैं? भंडारण कहते हैं। क्या कहते हैं? भंडारण। इसके लिए हम लोग देखिएगा, नीम का पत्ता भी गेहूं में रख देते हैं ताकि कीड़ा मकोड़ा न लगे, या एल्युमिनियम फॉस्फाइड का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है से किसी भी प्रकार का कीट वगैरह न लगे और हमारा अनाज क्या रहे? सुरक्षित रहे। तो इसी चीज को क्या कहते हैं? भंडारण। तो लिख दीजिए जो लिखना है इसमें, समझे कि नहीं? तो अधिकांश मुख्य फसल साल में एक बार उपजता है। साल में एक बार क्या होता है? उपजता है। जिसका इस्तेमाल हम दैनिक जीवन में प्रतिदिन करते हैं। दैनिक जीवन में प्रतिदिन करते हैं, धीरे धीरे प्रतिदिन करते हैं। कैसे? धीरे धीरे। इसलिए इन अनाजों का अच्छी तरह से रख रखाव बहुत जरूरी है। क्या है? जरूरी है। जिसके लिए
सबसे पहले अनाज को धूप में सुखा देते हैं, फिर उचित ताप पर इन अनाजों का भंडारण करते हैं। देखिए गोल घर जो है पटना वाला क्या है, अनाजे का ना भंडारण होता है उसमें, है ना। और उसका अनाज का भंडारण करके समय समय पर वह निकाला जाता है और गरीब को दिया जाता है, ताकि जो है उसको भोजन की कमी नहीं हो। भारत सरकार का एक कहनाम भी है कि भूख से कोई आदमी भारत का न मरे। तो ये देखिए ताप पर इन अनाजों को क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। अनाज के भंडारण से पहले उसको क्या कर देते हैं, सुखा देते हैं, और उसमें नीम की पत्ती वगैरह, देखिए नीम की पत्ती डालकर, या याद रखिएगा एल्युमिनियम फॉस्फाइड की बनी गोली, एल्युमिनियम फॉस्फाइड की गोली बना करके हम लोग अनाजों में डाल देते हैं। यह इसलिए करते हैं ताकि उसमें कीड़ा न लगे, चूहा उसको न खाए, अनाज मेरा बर्बाद न हो। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं, अनाजों का भंडारण कर लेते हैं। तो अनाज रखा गया बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। तो चलिए इस प्रकार से खाद्य संसाधन पौधे समाप्त, है ना। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, जहां पर हम आपके लिए लेकर के आएंगे खाद्य संसाधन पशु। क्या लेकर के आएंगे, खाद्य संसाधन पशु। अच्छा लगा? तो इस प्रकार से बायोलॉजी क्लास 9वां क्लास का बायोलॉजी में 5 चैप्टर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।